जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग ब्लॉक 8 की फार्माकोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 43 हम लोग पढ़ रहे थे, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को कैडजन से क्या क्या चीज़ें कवर करा दी थी, मैं एक दफ़ा से रिवाइज़ करा देती हूँ। बच्चों हम लोगों ने बात की थी कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को, सेल वॉल को डैमेज कर रही होती हैं, ताकि बैक्टीरिया को या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सके। बैक्टीरियल बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास पेनिसिलिन होती है, फिर सेफ्लोस्पोरिन्स होते हैं, कुछ मिसलेनियस ड्रग्स होती हैं। पेनिसिलिन के बारे में हम लोगों ने सारा पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने इंशाल्लाह सेफ्लोस्पोरिन स्टार्ट करना है। बच्चों जो सेफ्लोस्पोरिन्स है ना, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी वैसा ही होता है जैसे हमारे पास पेनिसिलिन का होता है। ये भी हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं, बीटा लैक्टम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। इनके स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग होता है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो बच्चों जो सेफ्लोस्पोरिन्स होती है ना, वो हमारे पास होती है नैरो स्पेक्ट्रम और वाइडर स्पेक्ट्रम। पेनिसिलिन में हमने पढ़ा था ना नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, वाइडर स्पेक्ट्रम। सेफ्लोस्पोरिन्स में हमारे पास एक नैरो स्पेक्ट्रम और एक वाइडर स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स आ जाती हैं और वाइडर स्पेक्ट्रम के अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन आ जाती है। बहुत सिंपल सी क्लासिफिकेशन है। आप लोगों ने 4 जनरेशन याद करनी हो, याद करने की जो पहली जनरेशन है वो नैरो है और बाकी सारी हमारे पास क्या है, वाइडर है। हमें थोड़ा सा फ्लू भी हुआ है, तो आप लोगों ने आवाज़ के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो बहुत कम ऐसी सेफ्लोस्पोरिन्स होती हैं जो कि ऑरल दी जाती हैं। मोस्टली जो है ना हम आईवी या आईएम रूट से यानी कि पारेंट्रल रूट से दे रहे होते हैं। और इनकी एलिमिनेशन कैसे होती है बच्चों, इनकी रीनल एक्सक्रीशन होती है वाया एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग सेफ्लोस्पोरिन्स पढ़ रहे हैं। सेफ्लोस्पोरिन्स हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक बीटा लैक्टम रिंग होता है और इसकी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई है कि इसकी 4 जनरेशन है। जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, बाकी जनरेशन हमारे पास वाइडर स्पेक्ट्रम है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो बच्चों बहुत कम ऑरल दी जाती हैं, मोस्टली पैरेंट्रल दी जाती है और एलिमिनेशन हमारे पास रीनल रूट के थ्रू है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास पेनिसिलिन का था कि ये हमारे पास बाइंड कर रही होती हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ, और उसके बाद जो है ना वो ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करके बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोक रही होती है। एंड दे आर अगेन बैक्टीरियासिडल ड्रग। जिस तरह हमारे पास पेनिसिलिन थी बैक्टीरियासिडल ड्रग, उस तरह से सेफ्लोस्पोरिन्स भी हमारे पास बैक्टीरियासिडल ही होती हैं। अच्छा बच्चों, अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो जिस तरह हम लोगों ने पेनिसिलिन के अंदर पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम या फिर पेनिसिलिनेज एंजाइम सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करते हैं कि पेनिसिलिन के अंदर का बीटा लैक्टम रिंग ब्रेक कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया यहाँ पर भी बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो सेफ्लोस्पोरिन्स के अंदर का बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर ब्रेक कर देते हैं, जो सेफ्लोस्पोरिन होती है वो फेल हो जाती है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास मैकेनिज्म क्या है, डिक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, यानी कि जो मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ना वो सेफ्लोस्पोरिन है दवाई में जो है ना वो एंटर होना था। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन थी और यहाँ से जो है ना इस ड्रग ने सेफ्लोस्पोरिन ने एंटर होता तो ये अपनी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ही डिक्रीज कर देते हैं इस ड्रग के लिए। ठीक है, आपको पता ना कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये हमारे पास पार्शली परमिएबल होती है, तो इसकी परमिएबिलिटी को सेफ्लोस्पोरिन्स के लिए कम कर दिया जाता है। और तीसरा हमारे पास वही मैकेनिज्म है कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स थी ना उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाता है। तो ये बीटा लैक्टमेज और पीबीपीज वाली बात तो वही है, वहाँ पे बस हमने पोरिन स्ट्रक्चर का पढ़ा था, यहाँ पे हमने डिक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी पढ़ी है। अच्छा, पीछे हम लोगों ने मर्सा पढ़ा था, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस, तो वो हमारे पास स्टैफ ऑरियस की वो टाइप थी जिनके ऊपर जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाली पेनिसिलिन थी वो भी काम नहीं कर रही थी, स्टैफ ऑरियस की वो स्पीशी थी। तो मर्सा के ऊपर जो है ना वो सेफ्लोस्पोरिन्स भी काम नहीं कर रहे होते, ये सेफ्लोस्पोरिन्स के लिए भी क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। अब हम बच्चों बात करते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस की। ये वो जगह जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नाम याद नहीं रहते इसके ड्रग्स की। मैंने आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाया है, मैंने फार्माकोकाइनेटिक पढ़ाया है, मैंने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ाई है, मैंने मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया है। अब मैंने आपसे बात की थी कि इसकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन है। जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है और बाकी सारी वाइडर स्पेक्ट्रम है। सो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के जो नाम है ना बच्चों, इसके नाम याद करना थोड़ा सा टेक्निकल है। अच्छा, मेरे पास इसकी एक रील भी पड़ी हुई है, वो ईजी है उससे ना सेफ्लोस्पोरिन्स के नाम याद करना। तो अगर आप में से किसी को वो निमोनिक्स वाली रील चाहिए तो मेरा गाइडेंस ग्रुप है बच्चों, उसके अंदर आप ऐड हो सकते हो। बस मुझे मेरे नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर दें। नंबर मैं यहाँ पर अपना लिख देती हूँ, आप उसके ऊपर मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं आपको अपने गाइडेंस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगी। वहाँ आपको सारे इंशाल्लाह नोट्स भी अवेलेबल होंगे और मैं आपको वो निमोनिक्स भी शेयर कर दूंगी। कुछ निमोनिक्स मैंने अपनी तरफ से भी बनाए हैं फजूल से, तो वो आप थोड़े से बर्दाश्त करें। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हमारे पास कौन सी हैं, सिफेजोलिन और सीफालेक्जीन है, यानी कि जिन जिनके अंदर एल आ रहा है ना, लीन और लेक्जीन, इनके एक जैसे नाम है, तो ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स है। कौन सी, सिफेजोलिन और सीफालेक्जीन।
सिफेजोलिन जो होती है पैरेंटल रूट से दी जा रही होती है, और जो सिफालेक्सीन है ये हमारे पास ऑरल रूट से दी जा रही होती है। अब पहले ही बात हो चुकी है कि ये हमारे पास क्या होती है, नैरो स्पेक्ट्रम होती है, यानी कि बहुत थोड़े बैक्टीरिया के ऊपर इनका असर होता है। ये सिर्फ बच्चों हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई में दे रहे होते हैं, स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई में, लेकिन मैं बता चुकी हूँ कि मर्सा के खिलाफ भी हमारे पास जो मोस्टली सेफलोस्पोरेंस है मोस्टली वो फेल है। क्लिनिकल यूज़ इनका बच्चों यही है कि अगर स्टेफिलोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई की कोई इन्फेक्शन होती है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई की कोई इन्फेक्शन होती है, तो आप सिफेजोलिन और सिफालेक्सीन को दे सकते हैं। और जो सिफेजोलिन होती है बच्चों, इसको हम सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि सर्जरी करने से पहले हम ये ड्रग दे रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि सर्जरी करने के बाद पर्सन को पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन हो जाती हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम प्रोफाइलेक्टिकली ही, प्रिवेंटिवली ही सिफेजोलिन का इंजेक्शन दे देते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हमारे पास कौन सी हैं, लीन और लेक्सीन वाली, सिफेजोलिन और सिफालेक्सीन, और इनकी एक्टिविटी होती है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके बाद आती हैं बच्चों सेकंड जनरेशन ड्रग्स, याद करनी सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए कोई ऐसा निमोनिक भी नहीं आपको खुद, सिफाक्लोर है, सिफोटेटान, सेफ्रोक्साइम, सिफोक्सिटीन और सेफ्प्रोजिल। इनकी एक्टिविटी होती है बच्चों एनारोबिक इन्फेक्शन बाय बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस, ये एक बैक्टीरिया होता है एनारोबिक, इसकी इन्फेक्शन में हम लोग दे रहे होते हैं। साइनस ईयर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो एच इन्फ्लुएंजी और मोराजेला कैटरालिस की वजह से हो रहा होता है, इन्फ्लुएंजा वगैरह इसमें दे रहे होते हैं। इसकी ग्राम नेगेटिव कवरेज भी है। अच्छा बच्चों एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हर जनरेशन है ना वो पिछली जनरेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि जो सेकंड जनरेशन होगी वो फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा ब्रॉड होगी, थर्ड जनरेशन सेकंड से भी ज़्यादा ब्रॉड होगी, और फोर्थ और फिफ्थ वाली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ बुक्स में फिफ्थ तक भी लिखा हुआ होता है, लेकिन आप लोगों ने बस इसको फोर्थ तक ही पढ़ना है। जितना आपकी कैटजन में लिखा है बच्चों, आप लोग आपकी रिकमेंडेड बुक कैटजन है तो आप कैटजन को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट जनरेशन में निशानी लगाई थी लीन और लेक्सीन की, सिफेजोलिन और सिफालेक्सीन, यहाँ पे ऐसा कोई निशानी नहीं है, बाकी थर्ड और फोर्थ में भी है। सिफाक्लोर, सिफोटेटान, सेफ्रोक्साइम तो सुना हुआ होगा, सिफोक्सिटीन और सेफ्प्रोजिल, और ये मैंने आप लोगों को इसकी कवरेज भी बता दी। यहाँ पे जस्ट ग्राम पॉजिटिव को कहा था, यहाँ पे ग्राम नेगेटिव कवरेज याद रख लो। साइनसी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एच इन्फ्लुएंजा, मोराजेला कैटरालिस और बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस याद रख लो, ठीक हो गया। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन ड्रग्स के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, खासतौर पे सेफ्ट्रेक्सोन से जो है ना काफ़ी दफ़ा सवाल आता होता है। हमारे अपने प्रॉफ में सेफ्ट्रेक्सोन की एक्टिविटी पूछी हुई थी कि कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ इसकी एक्टिविटी होती है। अच्छा बच्चों वैसे भी ये बहुत मशहूर ड्रग है सेफ्ट्रेक्सोन, आप लोग अपने जब मेडिसिन वार्ड में जाओ ना तो वहाँ पे जितने भी मरीज़ होते हैं ना तकरीबन सबको सेफ्ट्रेक्सोन उन्हें लगाई हुई होती है। हालांकि ये थर्ड जनरेशन ड्रग्स है, होना ये चाहिए कि हम लोगों को फर्स्ट जनरेशन ड्रग से इलाज स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा होता है कि मरीज़ चाहता है कि मैं जल्द अज जल्द ठीक हो जाऊँ, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग गोली हम लोग लगा देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मरीज़ भी फिर इसी तरह के ही आते हैं। अच्छा आप लोगों ने इसको याद कैसे रखना है, सिफ्टैजिडाइम, सिफोटेक्साइम और सेफ्ट्रेक्सोन। अच्छा बच्चों ये जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड लैंग्वेज में ट्राई कहते हैं ना। जिस तरह अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसकी जो फुटबॉल है उसका नाम है ट्रायोंडा, उसके अंदर 3 कलर्स हैं, या ट्रायंगल जैसे कहते हैं, उसके 3 कोने होते हैं, तो ट्राई का मतलब होता है 3, तो ट्राई बनता है हमारे पास टी से। अब जहाँ जहाँ पे टी आ रहा है ना वो हमारे पास थर्ड जनरेशन ड्रग्स है, जैसे सेफ्टैजिडाइम, टैज, TAZ टैज, ठीक है, सिफोटेक्साइम, TAX टैक्स, और सेफ्ट्रेक्सोन, ट्रेक्सोन के अंदर तो वैसे ही TRI आ रहा है ना, TAZ, TAX, TRI, टैज, टेक्स और ट्राई, ये हमारे पास थर्ड जनरेशन ड्रग्स हैं। सेफ्टैजिडाइम, सिफोटेक्साइम और सेफ्ट्रेक्सोन, तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड जनरेशन ड्रग्स है। इनकी एक्टिविटी बच्चों आप लोगों को कुछ भी ना याद है तो आप लोगों ने याद रखनी है कि इनकी बेटर ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है, और ये उन ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ भी एक्ट करती हैं जो कि बाकी बीटा लैक्टम ड्रग से रेजिस्टेंट है, यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म के ऊपर बाकी ड्रग्स एक्ट नहीं कर रही होती क्योंकि वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ सेफ्लोस्पोरिन की थर्ड जनरेशन ड्रग्स बहुत अच्छे से एक्ट कर रही होती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि सेफ्ट्रेक्सोन मेडिसिन वार्ड के अंदर हर मरीज़ को लगी हुई होती है। अच्छा अब आप लोगों ने इसकी एक्टिविटी क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए मैंने अपने छिछोरे से निमोनिक्स बनाए हुए, तो वो आप लोग सुन लो। इसकी एक्टिविटी किस किस के खिलाफ, पहले तो मैंने आपको बताया ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है। फिर आप लोगों ने बच्चों याद रखना एक निमोनिक है जो है न्यू हाउस, और एक और निमोनिक है वो है पीनट बटर खाने की चीज़ होती है। न्यू हाउस से क्या बनेगा, नाइजीरिया और एच इन्फ्लुएंजी। अच्छा आप लोग नोटिस करोगे नाइजीरिया, एच इन्फ्लुएंजी और मोराजेला कैटरालिस बहुत सारी जगहों पे इकट्ठे यूज़ होते हैं, नाइजीरिया और एच इन्फ्लुएंजी। पीछे भी हमारे पास नाइजीरिया और एच इन्फ्लुएंजी था, नहीं एच इन्फ्लुएंजी और मोराजेला कैटरालिस था, तो एच इन्फ्लुएंजी हमने पीछे वाला ही उठाया। न्यू हाउस, पीनट बटर, नाइजीरिया और एच इन्फ्लुएंजी। पीनट बटर से हमारे पास क्या बनेगा, पी से बनेगा स्यूडोमोनाज, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था, स्यूडोमोनाज एरेजिनोजा। और बटर बी से हमारे पास क्या बनेगा, बैक्टीरियोइड्स, वो बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस भी हम लोगों ने पीछे से उठाया। देखो बैक्टीरियोइड्स और जो एच इन्फ्लुएंजी है ना, एच इन्फ्लुएंजी और बैक्टीरियोइड्स ये हम लोगों ने पीछे से ही उठाया, और इसके अंदर कुछ और ऑर्गेनिज्म ऐड कर दिए तो इसका स्पेक्ट्रम ज़्यादा वसी हो गया।
तो आप लोगों ने इसमें क्या याद रखना है कि एक तो इसकी ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है, फिर आपने न्यू हाउस पीनट बटर, नाइजीरिया, एच इन्फ्लुएंजी, स्यूडोमोनास और बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये कुछ और ऑर्गेनिज्म के खिलाफ भी इस्तेमाल होता है। उसका निमोनिक हमारे पास है पेज। पेज हम कहते हैं PAGE, बस यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ PAG है। कैसे? पी से हमारे पास क्या बनता है? पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई, PRSP, पीछे पढ़ाया था ना मैंने आपको, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या फिर इसको न्यूमोकोकाई भी बोलते हैं। तो इसके अंदर बच्चों हम लोग दे रहे होते हैं सेफ्ट्रेक्सोन और सीफोटेक्साइम मिला के हम लोग दे रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि ये सेफ्ट्रेक्सोन, ये सेफ्ट्रेक्सोन और सीफोटेक्साइम दोनों मिलाकर हम लोग दे रहे होते हैं PRSP स्ट्रेन्स के अंदर। तो पी से ये हो गया। ए से हमारे पास क्या बनता है? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया हम लोग कहते हैं मिडल ईयर की इन्फेक्शन को, तो कहते हैं एक्यूट अगर किसी बंदे को ओटाइटिस मीडिया है ना, तो उसके अंदर सेफ्ट्रेक्सोन का सिंगल इंजेक्शन काफ़ी होता है। ठीक है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर सिंगल इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्रेक्सोन इज इनफ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों गिनोरिया। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये गिनोरिया आगे भी आएगा। गिनोरिया हमारे पास कौन कॉज कर रहा होता है? नाइजीरिया गिनोरी कॉज कर रहा होता है। ऊपर हमने नाइजीरिया पढ़ा, नीचे हम उसी की इन्फेक्शन पढ़े। ओटाइटिस मीडिया स्यूडोमोनास कॉज कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है ना, वो निमोनिया वगैरह कॉज कर रहा होता है। तो गिनोरिया के अंदर हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो अगेन सेफ्ट्रेक्सोन होती है और सेफेक्साइम होती है। तो मैंने आप लोगों को थर्ड जनरेशन ड्रग्स पढ़ाई हैं, टैज, टेक्स और ट्राई वाली, सेफ्टाजिडाइम, सीफोटेक्साइम और सेफ्ट्रेक्सोन। ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है, फिर हमने याद किया न्यू हाउस पीनट बटर, नाइजीरिया, एच इन्फ्लुएंजी, स्यूडोमोनास और बैक्टीरियोइड्स। फिर हम लोगों ने पेज याद किया। पेज से क्या बनता था? पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई, ए से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और जी से गिनोरिया। गिनोरिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सेफ्ट्रेक्सोन और सेफेक्साइम। PRSP के अंदर सेफ्ट्रेक्सोन और सीफोटेक्साइम, और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर सिंगल इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्रेक्सोन इज इनफ। अब हम बात करते हैं बच्चों फोर्थ जनरेशन ड्रग की। फोर्थ जनरेशन ड्रग्स के अंदर सिर्फ 2 ड्रग्स हैं। फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी? लीन और लेक्जीन वाली। सेकंड वाली बहुत सारी थी, वो आपने खुद याद करनी है। थर्ड जनरेशन के लिए टैज, टेक्स और ट्राइफेनिमोनिक। फोर्थ जनरेशन है। अब कुछ बच्चे कुछ बुक्स क्या कहती हैं, आपके लिपिन कोड के अंदर भी शायद इसी तरह से लिखोगे, जो सेफ्टेरोलीन होती है ना, वो हमारे पास 5th जनरेशन ड्रग होती है बच्चों, लेकिन आप लोग इसको 4th जनरेशन में ही काउंट करो। सेफीपाइम और सेफ्टेरोलीन। अब इनकी एक्टिविटी किसके खिलाफ है बच्चों? सेफ्टेरोलीन आपने याद रखना है जस्ट मरसा। ठीक है, सेफ्टेरोलीन के आपने क्या रखना है? सिर्फ मरसा के लिए। तो अब ना आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे एग्जाम में इस तरह से सवाल आया था कि मरसा के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सारी ड्रग्स आप लिस्ट करें। तो आप लोगों ने जैसे जैसे ड्रग्स पढ़ते जाना है, वैसे वैसे मरसा लिखे बुक के फ्रंट पेज के ऊपर, वैसे वैसे ड्रग्स इसके अंदर ऐड करती जानी है। ठीक है, तो एंड में जो है ना, मैं आप लोगों के साथ खुद भी शेयर कर दूँगी और आप लोग खुद भी कोशिश करना कि नोट्स बनाओ कि मरसा के खिलाफ कौन सी ड्रग एक्ट कर रही होती है। तो सेफ्टेरोलीन है, आगे भी और भी ड्रग्स आएंगी। ठीक है, काफ़ी सारी लंबी लिस्ट बनेगी। अब सेफीपाइम की एक्टिविटी किस किस के खिलाफ है बच्चों? नाइजीरिया, एच इन्फ्लुएंजी, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई। देखो ये पिछले वाली हैं। न्यू हाउस जो हम लोगों ने याद किया था, निमोनिक न्यू हाउस, और साथ में जो हमने पेज निमोनिक याद किया था उसमें पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई। तो 3 वही हैं, सिर्फ एक न्यू एंटर हुआ है, दैट इज एंटेरोबैक्टर। एक न्यू एंटर हुआ है, दैट इज एंटेरोबैक्टर। बाकी मैंने आपको 4th जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के अंदर सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को कहा है। सेकंड जनरेशन है जो याद करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आप लोगों ने वो खुद याद करना है। ठीक हो गया। अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी की बात करते हैं बच्चों। इसके अंदर सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन है, जिस तरह पेनिसिलिन के अंदर होता है कि स्किन रैशेस से लेके एनाफिलेक्टिक शॉक तक कुछ भी हो सकता है। और जिन लोगों को हिस्ट्री हो ना पेनिसिलिन एलर्जी की, उनको सेफ्लोस्पोरिन्स नहीं दी जानी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जाते होगे वार्ड्स में जाके हिस्ट्री लेते होगे, तो हिस्ट्री में आपको बताया जाता है कि आपने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर पूछनी है कि पेशेंट कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है। अब इससे होता क्या है कि हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस ड्रग से इसको एलर्जी रिएक्शन हो चुका है, तो हमने ये ड्रग नहीं देनी। अब चूंकि ये दोनों ड्रग्स ही बीटा लैक्टम है, तो क्रॉस रिएक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों पेन हो रहा होता है, जाहिर है इंजेक्शन के तौर पर पैरेंटली दी जाती है ज़्यादा, ये IV IM, तो पेन हो सकता है। इसके अलावा फ्लीबाइटिस है। फ्लीबाइटिस कहते हैं कि वेन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर IV दे रहे हैं तो जिस वेन के अंदर दे रहे हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और अगर आप अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ मिलाकर देंगे तो नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती है, यानी कि किडनीज को हार्म कर सकती है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा सेफ्लोस्पोरिन्स के बारे में। सेफ्लोस्पोरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर बीटा लैक्टम रिंग होता है। ये हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है वो नैरो स्पेक्ट्रम में, बाकी सारी वाइड स्पेक्ट्रम। फर्स्ट जनरेशन के अंदर सिर्फ एजोलिन और सीफालेक्सिन और ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट ये काम करता है। सेकंड जनरेशन काफ़ी लंबा सारा था, इसके अंदर हमारे पास हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, मोराजेला कैटेरालिस, रेस्पिरेटरी, ईयर, साइनस इन्फेक्शंस, ठीक है, बैक्टीरियोइड्स, फ्रेजिलिस की इन्फेक्शन। फिर थर्ड जनरेशन के अंदर टैजीडाइम, टेक्साइम और ट्रेक्सोन, ये हम लोगों ने याद किया था। इसमें हमने पीनट बटर और न्यू हाउस निमोनिक याद किया था, नाइजीरिया, एच इन्फ्लुएंजी और पीनट बटर से स्यूडोमोनास और बैक्टीरियोइड्स। फिर पेज निमोनिक याद किया था, उसमें
PRSP था, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था, और गिनोरिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस थी सेफ्ट्रेक्सोन और सेफेक्साइन। फिर हम लोगों ने 4th जनरेशन ड्रग पढ़ी, इसमें हमारे पास सेफीपाइम और सेफ्टेरोलीन था। सेफ्टेरोलीन मर्सा के खिलाफ काम कर रहा था, और सेफीपाइम हमारे पास न्यू हाउस वाला निमोनिक कंटिन्यू था, नाइजीरिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और PRSP भी कंटिन्यू था, सिर्फ एक एंटेरोबैक्टर न्यू एंटर हुआ था। मैंने आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाया, इसका भी यही है कि ये बैक्टीरियासिडल ड्रग होती है। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल यूजेस है और एडवर्स इफेक्ट इसके बस ये थे कि एलर्जी है, पेन है, फ्लिपाइटिस वगैरह है, और नेफ्रोटॉक्सिक भी साबित हो सकती हैं। अच्छा, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर वाला चैप्टर ना ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस हमारे पास कुछ थोड़ी सी और बीटा लैक्टम ड्रग्स बचती हैं, जिसमें हमारे पास ये मोनोबैक्टम्स हैं, कार्बापेनम्स हैं, वैनकोमाइसिन वगैरह। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।